अवस्थी मेंशन। अरमान और आकृति कॉलेज चले गए। घर पर बस दादी, सोना और कुछ सर्वेंट थे। दादी और सोना हॉल में बैठकर बातें करने लगे। पता नहीं क्या हुआ आज आदि को। कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करता। आज मुझे उसका व्यवहार भी कुछ बदला बदला सा लगा। बातें तो वैसे भी ज्यादा नहीं करता। अपने मन की बात कभी खुलकर किसी के सामने नहीं रख पाता। लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। कोई मैल नहीं उसके दिल में। तभी तो उसकी आंखों से उसके दिल की सच्चाई नजर आती है। और आज उन्हीं आंखों में मैंने उदासी देखी। तभी से मेरा मन बेचैन है। दादी थोड़ी परेशान होते हुए सोना से अपने मन की बात कह रही थी। सोना वैसे भी आज उदास थी, क्योंकि पहले तो उसने आदित्य का दिल दुखाया। दूसरा, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, इस सब की वजह कहीं ना कहीं सोना ही थी। उसकी वजह से ही दादी परेशान हो रही थी और बाकी सबका भी मूड खराब हो गया। सोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी ने, सोना बेटा मेरा एक काम करोगी प्लीज, मना मत करना। दादी उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली। सोना, जी दादी, आप कहिए, हम जरूर करेंगे। बेटा तू आज आदि को ऑफिस जाकर खाना दिया। आज सुबह गुस्से में निकला था और जहां तक मैं उसे जानती हूँ, उसने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि जैसे ही गुस्सा होता है सबसे पहले खाना छोड़ देता है। और वैसे भी बहुत नखरीला है खाने के मामले में। तू अगर जाकर उसे खाना दे आएगी तो मुझे तसल्ली मिलेगी। अब तू ही बता, कैसे कोई भी दादी खाना खाकर बैठ सकती है जब उसका बच्चा भूखा हो। पर दादी, हम कैसे? हमारा मतलब है, अगर उन्होंने नहीं खाया या फिर हम पर गुस्सा हो गए तो फिर क्या होगा? अगर खाना ना खाए तो बोलना दादी ने भेजा है, और गुस्सा करे तो एक खींच कर लगाना और बोलना। बोलते बोलते दादी चुप हो गई। क्या बोलना दादी? बोलना ये भी दादी ने भेजा है। बोलकर दादी खुलकर हंसने लगी। सोना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, जाकर खाना पैक कर ले, मैं जरा गार्डन में होकर आती हूँ, कहकर दादी तो चली गई। लेकिन सोना को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो ऑफिस जाएगी, कैसे सामना करेगी आदित्य का, जिसका गुस्सा भी उसी की वजह से है। कहीं वो उसे देखकर फिर से गुस्सा ना हो जाए। और कल ही उसने बोला था कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। पर इन सब के साथ उसे आदित्य की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि बहाना चाहे जो भी हो, पर सच्चाई यही थी कि आदित्य की परेशानी या गुस्सा जो भी नाम दें, उसी की वजह से है। बहुत देर सोचने के बाद उसने सभी ख्यालों को झटका और किचन में चली गई। उसने आदित्य की पसंद का ही खाना, जो कि बिल्कुल भी ऑयली और अनहेल्दी नहीं था, बनाकर पैक किया और ड्राइवर के साथ आदित्य के ऑफिस के लिए निकल गई थी। पर पूरे रास्ते बस उसे इसी बात का डर सता रहा था कि आदित्य पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। साथ ही वो पहली बार उसके लिए खाना लेकर जा रही थी, तो उसे थोड़ी खुशी और बेचैनी की मिली जुली सी फीलिंग आ रही थी। मैम, ऑफिस आ गया है, ड्राइवर बोला। जब सोना ने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, जो अवस्थी एंटरप्राइजेस की थी। इतनी बड़ी इमारत देखकर सोना की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि अवस्थी फैमिली इतनी पैसे वाली है। ये 20 मंजिला इमारत उनकी खुद की है। उसने अपने दुपट्टे को सही किया और अंदर चली गई। सोना रिसेप्शनिस्ट से, जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके सीईओ आदित्य अवस्थी का ऑफिस कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र उसको देखा। देखिए, आप ऐसे उनसे नहीं मिल सकती। उनके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अभी 20 दिन के लिए सर के पास कोई टाइम नहीं है। सब कुछ पहले से ही प्लान है। अगर आप चाहती हैं तो आपको 20 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। क्या सच में कोई इतना बिजी हो सकता है कि अगले महीने भर किसी से मिल ही नहीं सके? कमाल है। खैर, मुझे, सोना मनी मन बड़बड़ाए जा रही थी। देखिए, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। हम अवस्थी मेंशन से आए हैं। हमें सर की दादी जी ने भेजा है। दादी का नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट झट से बोली। अरे मैम, आपने पहले क्यों नहीं बताया आपको दादी जी ने भेजा है? मैंने बिना मतलब आपको इतनी देर खड़े रखा। वो सर अभी मीटिंग में है। आप उनके केबिन में वेट कर सकती हैं। चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। उसने सोना को आदित्य के केबिन के बाहर लाकर छोड़ दिया और चली गई।
सोना ने केबिन का दरवाजा खोला, जो कि गिलास का बना हुआ था। जैसे ही उसने अंदर देखा, व्हाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा केबिन डेकोरेट था। सीलिंग में बहुत से लाइट्स लगे हुए थे। वहीं साइड में एक बड़ा सा सोफा था। दीवारों पर कुछ नेचर की पेंटिंग्स लगी हुई थी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। सब कुछ एकदम सलीके से लगा हुआ परफेक्ट था। एकदम सादगी से भरी हुई जगह। इंटीरियर भी सादा और सिंपल था। उसके केबिन से ही अटैच एक प्राइवेट रूम भी था। सोना को यह जगह एक नज़र देखते ही भाग गई। कितना सुंदर है ये सब। सब कुछ कितना परफेक्ट है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन आपकी पसंद बहुत अच्छी है, अवस्थी जी। सोना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोना वहीं सोफे पर बैठ गई और आदित्य के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि दादी ने बोला था कि खाना खिलाकर ही वापस आना है। उसने अपने हाथ से लंच बॉक्स को टेबल पर रखा और वो सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही इंतजार करती रही। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। थक कर उसने अपना सिर सोफे के पीछे टिका दिया। थोड़ी देर बाद आदित्य मीटिंग खत्म करके अपने केबिन की तरफ आया। उसके साथ रोहित और आकाश भी थे। आदित्य रोहित की ओर देखकर, यह मिस्टर ओबराय वाले प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मुझे आधे घंटे में अपनी टेबल पर चाहिए। रोहित सर, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये सब टीना मैम संभाल रही थी। हाँ ठीक है, तुम टीना से डिटेल्स कलेक्ट कर लो और तुम आकाश जाकर मिस्टर खन्ना वाली फाइल लेकर आओ। आदित्य अपने केबिन का दरवाजा खोलते हुए बोला। वो दोनों केबिन के बाहर से ही वापस चले गए। आदित्य ने अपने कोट का बटन खोलकर उसे चेयर के पीछे की ओर टांग दिया। अपनी टाई को थोड़ा ढीला करके अपने शर्ट की बाजुओं को अपनी एल्बो तक फोल्ड किया और रिलैक्स होते हुए चेयर पर बैठ गया। और उसने अपना सर चेयर से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक उसने झटके से आंखें खोली, जैसे उसे एहसास हुआ हो कोई है उसके आसपास। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तो सामने सोफे पर सोना सुकून से सो रही थी। उसके बालों ने उसके आधे चेहरे को ढक लिया था। अगर आदित्य की जगह कोई और होता तो शायद उसे ना पहचान पाता, लेकिन आदित्य के लिए उसे पहचानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो दिल में बसता हो उसे पहचानने के लिए चेहरा देखने की जरूरत नहीं होती, केवल एहसास ही काफी होते हैं। उसे देखकर पहले तो वो हैरान रह गया, फिर कुछ पल रुककर उसके कदम यकायकी उसकी ओर बढ़ गए। थोड़ी देर पहले जो थका हुआ महसूस कर रहा था, अब उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। कुछ कदम चलकर वो सोफे के नजदीक पहुंचा और खड़े होकर उसके चेहरे को निहारने लगा, लेकिन सोना के होठों पर आते हुए उसके बाल की लट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो जमीन पर अपना एक घुटना टिकाकर सोना के करीब बैठ गया। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके बालों को कान के पीछे किया। अब उसे सोना का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। सोना को इस तरह देखकर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो ऐसे बैठे हुए ही सोना के गालों को अपने हाथ के पिछले हिस्से से सहलाने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए ही धीमी और एहसासों से भरी हुई आवाज में बोला, कितनी मासूम हो तुम। सोते हुए तो और भी ज्यादा मासूम और खूबसूरत लगती हो। कितना सुकून है इस चेहरे में। उसके चेहरे को और गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही देख सकता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें कहीं ऐसी जगह छुपा दूं जहां से तुम कभी मुझसे दूर ना जा सको। फिर उसने एक गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर कुछ दर्द सा झलक आया। उसे इसी तरह देखते हुए शिकायती लहजे में बोला, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत भावनाएं अपने दिल में रख सकता हूँ। बताओ ना जान, क्या इतना बुरा हूं मैं कि तुम मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी छुअन को तुम चाहे जो नाम दो, लेकिन तुम्हारी छुअन मेरे लिए सुकून है और हमेशा रहेगी। वो अपने एहसासों में इस कदर जकड़ा हुआ था इस वक्त कि उसे और कोई एहसास ही नहीं था। वो धीरे धीरे सोना के चेहरे के करीब बढ़ने लगा और अब दोनों की सांसें टकराने लगीं। तभी अचानक सोना ने अपनी आंखें खोल दी। आदित्य को इतने करीब देखकर सोना की सांसें थम गईं। उसकी धड़कनें बहुत शोर करने लगीं, इतना
कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आदित्य की नज़रें जब सोना से मिली तो उसकी नज़रें वहीं टिक गईं। आदित्य ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उसके होंठों का स्पर्श पाकर सोना की आंखें बंद हो गईं। आदित्य ने नीचे झुककर बारी बारी उसकी बंद आंखों को अपने होंठों से छुआ। अब उसकी नज़र सोना के कपकपाते होंठों पर रुक गई। एक पल उसने उसके होंठों को देखा, लेकिन अब वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने अपने होंठ सोना के होंठों पर रख दिए। सोना को जब यह एहसास हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा, केबिन में कोई नहीं था। एसी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को नियंत्रित करते हुए बोली, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। थैंक गॉड। अपने सिर पर चपत लगाते हुए, तू भी ना सोना एकदम झल्ली है। उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी में देखा, 2 बज रहे थे। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, इतनी देर हो गई, ये अभी तक क्यों नहीं आए? ऊपर से यहाँ कोई भी नहीं था जिसे पूछ सकें कि वो कितनी देर में आएगा। यहाँ बैठकर सोना को बोरियत महसूस होने लगी। वो अपने दुपट्टे में अपनी उंगलियां उलझाकर बार बार गोल घुमा रही थी। जब वो ज्यादा परेशान हो गई या जब उसे घबराहट होती तो वो हमेशा यही करती। ये इंसान है या मशीन जो काम करते करते थकते नहीं है? हम यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और साहब है कि उनका काम ही खत्म नहीं हो रहा। हमें तो लगता है टाइम पास करते होंगे ये मीटिंग में, वरना हमें तो नहीं लगता कि किसी को इतना काम हो सकता है कि उसे खाने की सुध-बुध ही ना रहे। सोना खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी और बेचारी कहती भी किससे, क्योंकि यहाँ तो कोई था ही नहीं। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हे भगवान, कितनी और देर लगेगी? कहीं हम पागल ही ना हो जाएं यहाँ बैठे बैठे। अब हम और नहीं बैठ सकते। लगता है खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। कहाँ रह गए हैं ये? वो सोफे से खड़े होकर दनदनाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई और जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से किसी ने जल्दी में दरवाजा खोला, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सामने से आ रहे आदमी से टकराई। उसने सोना को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। सोना उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए उसके ऊपर थी और उसके हाथ सोना की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। जैसे ही सोना को एहसास हुआ कि इसे चोट नहीं लगी, तब उसने अपना चेहरा ऊपर की ओर करके देखा तो उसके सामने एक बेहद हैंडसम चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था, जो मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में ही आ रहा था कि वो इस लड़की से टकरा गया। आदित्य अपनी आंखें बंद किए हुए जमीन पर लेटा था, लेकिन फिर भी उसे सोना की नजरें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सोना उसके चेहरे में खो गई। वो उसे एकटक निहार रही थी। तभी एक सख्त आवाज उसके कान में पड़ी, क्या तुम मुझे अपना बैट समझ रही हो, जो उठने का नाम भी नहीं ले रही हो? उठो जल्दी मेरे ऊपर से। आदित्य ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, जिससे सोना झेप गई और हड़बड़ाहट के साथ उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। फिर अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए बोली, वो ये हमने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। सोना बोल ही रही थी, इतने में आदित्य जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और बिना उसकी तरफ देखे केबिन में अंदर चला गया। आदित्य का इस तरह उसे इग्नोर करना सोना को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो भी पैर पटकते हुए उसके पीछे ही अंदर गई। तब तक आदित्य ने अपना कोट उतारकर अपनी चेयर के पीछे लगा दिया और अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए बिना एक बार उसकी तरफ देखे ही चेयर पर बैठ गया और फाइल लेकर पढ़ने लगा। सोना उसके ठीक सामने खड़ी थी, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो यहाँ हो ही नहीं। सोना को गुस्सा आने लगा, क्योंकि इतनी देर से वो उसका इंतजार कर रही थी और उस इंसान को तो परवाह ही नहीं है इस बात की, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये काली कलूटी सी फाइल मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, जो इस पर ऐसे नजर गड़ाए है, जैसे आपकी महबूबा हो और मैं आपकी नौकरानी, जिसे देखना एक पल भी बर्दाश्त नहीं है आपको? सोना गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। उसकी बात सुनकर एक पल को उसके हाथ फाइल पर रुक गए,
लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे को सख्त किया और अपनी चेयर को घुमा दिया, जिससे सोना की तरफ उसकी पीठ हो गई। अब सोना को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही बैठे हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें कि आज के बाद तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, चाहे जो भी हो। और तुम भी तो यही चाहती थी ना। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर वो दर्द झलक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ये सब कितनी मुश्किल से कह पा रहा था। सोना ने जब ये सब सुना तो उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया, क्योंकि आदित्य की आवाज में उसे दर्द महसूस हुआ, जिसे सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसे कुछ कहते ना बना। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सोना अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, जो भी हमने अभी कहा उसके लिए। क्योंकि हम बहुत देर से यहाँ हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया, सॉरी। और हमें यहाँ दादी जी ने भेजा था खाना लेकर। आप सुबह सुबह गुस्सा हो गए थे ना, इसलिए। वो बहुत परेशान थी आपके लिए। उन्होंने भी अच्छे से खाना नहीं खाया। अक्कू भी आपके लिए परेशान हो रही थी, और अरमान जी भी। और तुम। आदित्य उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। तो सोना भी फिलों में बोले जा रही थी, अरे हम भी तो परेशान ही थे, तभी तो आए हैं। भला कोई जाता है ऐसे खाना छोड़कर? वो तो दादी जी थी वहाँ, इसलिए। वरना अगर हम होते ना उनकी जगह, तो वहीं कान पकड़ कर बैठाते आपको। और जब तक खाना नहीं खाते ना आप, तब तक। बोलते बोलते सोना को जैसे ही आभास हुआ कि उसने अभी अभी कितनी बकबक की है, उसने झट से अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए और धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या कह दिया हमने? अब हमारी खैर नहीं। आदित्य ने जब उसे इस तरह मासूमियत और बेपरवाही से बोलते सुना, तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। वो अभी भी सोना की तरफ बैक किए हुए था। वो ऐसे ही बैठे हुए मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, क्या कहा तुमने अभी? कि अगर दादी नहीं होती तो तुम मुझे कान पकड़कर खाना खिलाती? हाँ, तो लो, अब नहीं है दादी, और मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब मुझे खाना खिलाकर दिखाओ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि तुम कैसे कान पकड़कर खाना खिलाती हो। अब सोना ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, और खुद के सर पर चपत मारकर उससे ही धीरे से बोली, अब मिल गई तुझे तसल्ली? बहुत शौक है तुझे बकवास करने का। और फिर आदित्य की तरफ देखकर, जिसकी बैग ही उसके सामने थी, मुंह बनाकर, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, खड़ूस कहीं के, करेले जैसे हैं। अरे क्या हो गया अगर हमने कह दिया कान पकड़ कर बैठाते और खिलाते? अगर ऐसे जिद्दी बच्चे हों घर में, तो इंसान क्या ही करेगा फिर? क्या कोई और ऑप्शन बचता है इसके सिवाय? खुद तो अकड़ में रहते हैं। खाना खिलाकर दिखाओ, वो आदित्य की नकल करते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या तुमने अभी कुछ बोला? आदित्य ने कहा। अरे हम कौन होते हैं बोलने वाले? बोल तो सिर्फ आप सकते हैं, और सिर्फ आप ही हैं इस सारे संसार में जिसे बोलने का अधिकार दिया गया है। हम तो गूंगे हैं ना, तो कैसे बोलें? वो अभी भी चटर पटर बोले जा रही थी, बिना सोचे समझे उसका आगे क्या होगा। आदित्य उसकी इस तरह बातें सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसके घर में रह रही थी, लेकिन उसने सोना को कभी ऐसे खुलकर बात करते हुए नहीं सुना। वो तो हमेशा चुपचाप सी सहमी सी रहने वाली लड़की है, जो केवल जरूरत पड़ने पर बोलती है। या फिर वो ऐसे ही थी, बस वक्त ने उसकी मासूमियत और शरारत छीनकर उसे ऐसे बना दिया था। आदित्य के मन में कई बातें चल रही थी। तभी सोना की आवाज में उसका ध्यान टूटा। अब खा लीजिए खाना, दादी जी ने कितने प्यार से भेजा है, उन्हें बुरा लगेगा। और अगर उन्हें बुरा लगेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं आप दादी जी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यह बात मुझे तुम्हारे सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ इतनी सी बात से तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है इसके अलावा, तो तुम ट्राई कर सकती हो। शायद इस बार मान जाए, इसलिए प्लीज कंटिन्यू करो आगे बोलना। शायद मैं मान जाऊं। आदित्य उसे परेशान करते हुए बोला। सोना गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, हमें नहीं ट्राई करना कुछ भी। हम सुबह से यहाँ बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। एक तो आप इतना लेट आए हैं, हम सुबह से बोर हो रहे हैं, और अब आपको एंटरटेन भी
हम ही करें। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब और नहीं रुक सकते हम यहाँ। आपका जब भी मन करे खा लीजिए, हम जा रहे हैं। कहकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। आदित्य ने जब सुना कि सोना जा रही है, वो जल्दी से घबराकर अपनी चेयर से उठा। रुको। सोना ने वापस उसकी तरफ मुड़कर देखा तो आदित्य ने अपनी नजरें फेर ली और बोला, वो तुमने बोला ना, दादी को बुरा लगेगा अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं खा लेता हूँ। अब सोना अकड़ दिखाते हुए बोली, हाँ तो खा लीजिए, किसने मना किया है। लेकिन हम जा रहे हैं, आपका जब भी मन हो आराम से खाइएगा। आदित्य को उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं सूझा और वो चुप हो गया। हालांकि वो चाहता था कि सोना रुक जाए उसके खाना खाने तक, लेकिन वो ये कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो फिर से उसे गलत ना समझ ले। इसलिए वो कुछ नहीं बोला और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी को घुमा दिया जिससे सोना उसे जाते हुए दिखाई ना दे। सोना अभी भी उसके केबिन में ही खड़ी थी। भले ही उसने कुछ ना बोला हो, लेकिन जब आदित्य ने उसे घबराकर रोका था, वो तभी समझ गई कि वो चाहता है कि सोना रुक जाए और इसलिए वो भी एटीट्यूड दिखा रही थी क्योंकि वो चाह रही थी कि आदित्य उसे खुद से बोले ये बात कि वो उसे रोकना चाहता है। लेकिन उसने नहीं कहा। वो खुद भी ऐसे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे भी फिक्र थी आदित्य की। वो भी परेशान थी उसके लिए। चाहे उसने आदित्य को कुछ भी बोला हो, लेकिन सच तो यही था कि उसे भी आदित्य का साथ पसंद था। उसका यूं बार बार नजरें फेर लेना, उसकी तरफ कभी भी ना देखने का वादा करना सोना को चुभ रहा था। फिर भी उसने जाने के लिए एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर उसके कदम वहीं ठहर गए। वो वापस मुड़कर आदित्य की तरफ देखकर अपने दुपट्टे को उंगलियों में उलझाकर गोल गोल घुमाते हुए बोली, सुनिए, आप अगर अभी खाना खा रहे हैं तो बता दीजिए, हम टिफिन लेकर ही चले जाएंगे वापस। उसने बोल तो दिया, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं आदित्य उस पर गुस्सा ना करे। आदित्य ने जैसे ही सुना, उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। सोना अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से सोना के पास आकर मुस्कुराते हुए ही बोला, हाँ हाँ, मैं जल्दी से फिनिश कर दूंगा खाना, फिर तुम चली जाना। तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। उसने सोना का हाथ पकड़कर वहीं सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके बिल्कुल पास बैठ गया। सोना ने उसे इतना खुश होते हुए देखा तो वो हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। यह वही इंसान है जो कुछ देर पहले तक उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और अब इतना खुश है कि खुद उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा रहा है। सोना एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। आदित्य सोना को देखते हुए बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हो, ये रही प्लेट, इसमें खाना निकाल दो, जल्दी करो, फिर घर भी तो जाना है ना वापस तुम्हें। वो जल्दी जल्दी बच्चों की तरह खुश होकर बोल रहा था। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि सोना के रुकने से वो कितना खुश है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सोना का चेहरा खुद ब खुद खिल गया। आखिर जो इंसान आपकी खुशी की वजह हो, उसे खुश देखकर खुशी कैसे नहीं होगी। सोना ने उसकी प्लेट में खाना निकाल दिया। सब कुछ उसकी पसंद का था। आदित्य जब खाना खाने लगा तो सोना ने एक कटोरी उसकी तरफ बढ़ा दी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो बोली, पसंद है ना आपको, सुबह छोड़कर आ गए थे। सुनते ही आदित्य के हाथ अचानक रुक गए। उसने एक नज़र सोना को देखा तो कल सोना की कही गई एक एक बात उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम गई। उसने प्लेट सामने टेबल पर रखी और सोफे से खड़े होकर गुस्से से, निकलो यहाँ से अभी की अभी, स्ट्रिक्टली हंसते हुए, वरना क्या पता बाहर जाकर कह दो कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। उसकी इतनी कठोर बातें सुनकर सोना को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब आदित्य कह रहा है। फिर उसने सोचा, क्यों नहीं कह सकता वो ये सब, कल उसने भी तो पता नहीं क्या क्या सुना दिया था। उसे बिना ये सोचे समझे कि उसकी बातों से आदित्य कितना टूट जाएगा। कल तक जो इंसान उसे अपने कमरे में, अपनी जिंदगी में हर जगह बिना परमिशन के आने के लिए कह रहा था, आज वही इंसान उसे यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कह रहा था। यह सोचकर सोना की आंखों में आंसू आ गए। क्या कल जो भी हमने कहा
उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मिलेगी हमें। आई एम सो सॉरी कहकर वो रोने लगी। आदित्य को उसका रोना जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी तब जब ये आंसू उसकी वजह से थे। वो भी उस लड़की की आंखों में जिसे वो अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था। बस एक पल जो ना जाने किस मनहूस घड़ी में उन दोनों के बीच आया और सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या हमने जो भी कहा उसके लिए कभी माफी नहीं मिल सकती हमें? क्या हमारी एक गलती की वजह से आप जिंदगी भर ऐसे ही बेरुखी से पेश आएंगे हमारे साथ? सोना रोते हुए बोली। आदित्य को उसका रोना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे, वो तो हमेशा इसे बस खुशी देखना चाहता था। लेकिन हमेशा जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। सोना को इस तरह देखकर आदित्य की मुठ्ठियां कस गईं, क्योंकि आसान नहीं था उसके लिए ये सहन करना कि वो उसकी वजह से रो रही है। उसका दिल कर रहा था कि जाकर बाहों में भर ले उसे और कह दे कि माफ कर दिया है उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि आंसू नहीं देख पा रहा वो उसकी आंखों में। लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कोई माफी तुम्हारे एक भी शब्द के लिए जो तुमने मुझे कहा। ना आज कोई माफी है और ना ही आगे कभी होगी। और वैसे भी तुम्हें क्यों जिंदगी भर मेरी बेरुखी की चिंता सता रही है? कौन सा तुम्हें मेरे साथ ही रहना है जिंदगी भर? वो ये सब बोल तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि कितना मुश्किल है उसके लिए एक शब्द भी बोलना। उसका गला रुंध गया था और वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। सोना उसके चेहरे को देखना चाहती थी इस वक्त, लेकिन आदित्य ने उसकी तरफ पीठ की हुई थी। वो आंखों में नमी लिए हुए मासूमियत से बोली, चले जाएं हम यहाँ से? हाँ, आदित्य अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला। जब सोना ने सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक साथ 1000 खंजर मार दिए हों। उसने एक हाथ से अपने गाल पर आए आंसू पोंछे और आदित्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। आदित्य ने जब उसे देखा तो दोनों की नजरें टकरा गईं और नजरें मिलते ही वो झट से पीछे मुड़ने को हुआ तो सोना ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे मुड़ने नहीं दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमी आवाज में बोला, प्लीज लीव मी। सोना अपने पंजों के बल खड़ी हुई, क्योंकि आदित्य हाइट में उससे काफी लंबा था, इसलिए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य ने हैरानी से अपनी आंखें खोल दी और सोना की आंखों में देखने लगा। आदित्य की आंखें नमी की वजह से एकदम लाल थीं। सोना को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसने आदित्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रख दिए। आदित्य की आंखें सुकून में डूबकर बंद हो गईं और उसके हाथ सोना की कमर पर कस गए। दुनिया जहान से बेखबर, बस वो अपने एहसासों को जी रहा था इस वक्त। सोना और उसके बीच क्या हुआ उसे किसी बात का कोई एहसास नहीं था। सोना ने उसके दोनों गालों पर छुअन छोड़ दी। आदित्य ने उसे कमर से पकड़ते हुए उठाकर टेबल पर बिठा दिया और दोनों के होंठ आपस में उलझ गए। सोना के हाथ उसके बालों में हरकत कर रहे थे, वहीं आदित्य की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत होती जा रही थी। आदित्य उसे खुद में समा लेने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच हवा आने की जगह भी बाकी नहीं थी। लेकिन अब सोना की सांसें उखड़ने लगीं तो वो दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदित्य ने उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, जिससे सोना अपने होश में आई। उसने इधर उधर देखा तो आदित्य अभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था और दरवाजे पर एक सर्वेंट था जो आदित्य के लिए कॉफी लेकर आया था। आदित्य ने इशारे से उसे कॉफी सोफे के सामने की टेबल पर रखने को कहा। सर्वेंट कॉफी टेबल पर रखकर सिर झुकाकर वहां से चला गया। सोना अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले चमक थी, अब वो गायब हो चुकी थी। आदित्य जब जब पीछे मुड़ा तो सामने सोना को खड़े देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो सोना को ऐसे देखना बहुत तकलीफ दे है उसके लिए। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क्या कहे समझ नहीं आ रहा था। वो सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए बोला, तुम घर चली जाओ, दादी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा, और मैं खाना खा लूंगा। तुम दादी को बोल देना कि मैंने खाना खा लिया, वरना वो परेशान हो जाएंगी। सोना बिना कुछ कहे उसके केबिन से बाहर निकल गई और वो दरवाजे को एकटक देखता रहा
जहाँ से सोना अभी बाहर निकली थी। आदित्य ने अपना फोन उठाया और कॉल। सुनो, गाड़ी धीरे धीरे चलाना। अगर वो रास्ते में कहीं गाड़ी रोकने को बोले तो बिल्कुल भी मत रोकना। सीधे घर जाना और घर पहुंचकर मुझे तुरंत कॉल करना। जी सर, उधर से आवाज। और फिर आदित्य ने फोन काट दिया। दरअसल ये फोन उसने उस ड्राइवर को किया था जिस गाड़ी में सोना आई थी। वो बहुत परेशान थी, इसलिए घर जाने की बजाय वो कहीं रुके और रोए ना, क्योंकि जितनी देर अकेली रहेगी उतना ही ज्यादा परेशान होगी। घर पहुंचकर लोगों के साथ रहेगी तो उसे ये सब याद नहीं रहेगी। सोना पूरे रास्ते आंखों में आंसू लिए बैठी रही। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, लेकिन उसकी तकलीफ का कारण यह नहीं था कि आदित्य ने उसे डांटा या फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया। उसे सबसे ज्यादा तो इस बात का बुरा लग रहा था कि उसने आदित्य का दिल दुखाया। उसने उस इंसान का दिल तोड़ दिया जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। उसके सिर पर छत है और सबसे बड़ी बात, उसके पास प्यार करने वाली फैमिली है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता के जाने के बाद कभी उसे कभी प्यार नसीब हो पाएगा। सोना आंखों में आंसू लिए अपनी ही सोच में गुम थी। तभी ड्राइवर ने आवाज दी, मैडम घर आ गया है। उसके बोलने से सोना का ध्यान टूटा। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो सामने हॉल में सोफे पर अनय विनय जी और अक्षिता हर्षिता जी बैठे हुए थे। जैसे ही उसकी नजर उन पर गई, उसके बुझे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ गई। वो भाग कर गई और बारी बारी सबके गले लगी और उनके पैर छुए। सोना बच्चों की तरह शिकायत करते हुए, कितने दिन लगा दिए आपने आने में? भला इतने दिन कौन शादी अटेंड करता है? आप लोगों को पता है कितना मिस किया मैंने आप सबको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना, स्पेशली अक्षिता आंटी के बिना, क्योंकि जब से आप गई हैं मेरा तो किचन पार्टनर ही छिन गया है मुझसे। आप दोनों अंकल जब से आप गए हैं कोई मेरे खाने की तारीफ ही नहीं करता। उसकी मासूमियत से लबरेज बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। विनय जी अपने सोफे से उठकर सोना के पास आए और सोना के सर पर हाथ फेरकर उसका माथा चूमते हुए बोले, ऐसे ही रहा करो सोना बेटा, हंसती खेलती हुई। अच्छी लगती हो ऐसे, वरना जब तुम्हें उदास देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी उसी दिन से तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है, और इसलिए मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इच्छा का मान रखोगी बेटा? सोना ने उनके हाथों को अपने सिर से हटाकर अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपकी बात का मान रखेंगे, चाहे जो भी परिस्थिति हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप हमारे लिए क्या हैं। अरे अरे, ये क्या, आप दोनों बाप बेटी ने क्या इमोशनल फैमिली ड्रामा शुरू कर दिया? हर्षिता जी ने उसकी बात काटकर माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए बोला, अनय जी, सोना, एक चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि सिर्फ तुमने हमें मिस नहीं किया बल्कि हमने तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी चाय को मिस किया। उनकी बात सुनकर फिर से घर के वातावरण में एक सभी की एक जोरदार हंसी गूंज गई। जी, हम बस अभी चाय लेकर आते हैं, कहकर सोना जैसे ही किचन की ओर मुड़ी। रुको एक मिनट, पीछे से दादी की आवाज आई, जिसे सुनकर सोना रुक गई। दादी अभी अभी घर के मंदिर में पूजा करके ही आई थी। दादी सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, खा लिया उस नालायक ने खाना, या नखरे दिखाए उसने खाना खाने में? बता दे मुझे अभी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी किया होगा ना उसने तो समझ ले आज उसकी खैर नहीं। पूरी रात इसको बाहर तारों की छांव में सोना पड़ेगा, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। दादी जी की बात सुनकर उसे आदित्य की बात याद आ गई। जब उसने कहा था दादी से कहना मैंने खाना खा लिया है, वरना वो परेशान हो जाएंगी। सोना दादी के घुटने के पास आकर बैठ गई। दादी, उन्होंने खाना खा लिया और बिल्कुल भी नखरे नहीं किए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आज आपकी खैर नहीं। और जो थप्पड़ आपने उनको भेजे थे वो भी मैंने उन्हें दिखा दिए। सोना हंसते हुए सारी बातें दादी को बता रही थी, जैसे ऑफिस में कुछ हुआ ही नहीं हो। दादी बड़े ही स्वैग के साथ अपने बालों में उंगली फंसाकर झटकते हुए बोली, अब क्या करूं, मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है कि कोई इसे बच ही नहीं पाता। चाहे बच्चे हों या बड़े, चाहे जो भी काम हो,
इस पूरी दिल्ली शहर में देवयानी अवस्थी का नाम लेने मात्र से ही हो जाता है। अब मैं इतनी रफ एंड टफ हूँ, मैं क्या करूँ? दादी की बात सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे, क्योंकि सबको पता था अगर दादी ने उन्हें हंसते हुए सुन लिया तो किसी की भी खैर नहीं। सोना उठकर किचन में चाय बनाने चली गई। अनय और बीना जी दोनों ही सोना को जाते हुए देखते रहे। फिर कुछ देर बाद अनय जी ने कहा, भाई साहब, क्या इस बच्ची को देखकर आपको किसी की याद आती है? बीना जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोले, क्या सच में तुझे भी इसे देखकर उसी की याद आती है जिसकी मुझे? मैंने जिस दिन इस बच्ची को देखा तो मुझे उसकी याद आई थी, लेकिन फिर मैंने इसे अपना भ्रम समझकर छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम जो सोच रहे हैं वो सच भी है, तब भी ये बच्ची इस हालत में और यहाँ कैसे हो सकती है? विनय जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अनय, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले और ये वो ना हो जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ये सब सच हुआ तो मैं कैसे खुद से नजरें मिला पाऊंगा? कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अनय जी उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए, आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, ये सच नहीं होगा और आप बेफिक्र रहिए। बहुत जल्दी ही हम उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे और हम सब फिर से साथ होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और रही बात इस बच्ची की, तो इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। हम बिल्कुल इसे आकृति की तरह रखेंगे। और एक और बात भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। बरसों पुरानी बात के लिए आप अभी भी इतना गिल्ट में क्यों हैं? चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग भी सही सलामत हमारे सामने होंगे। विनय जी अनय के हाथ पर हाथ रखकर कहा, काश जो कुछ भी तुम कह रहे हो सच निकले, क्योंकि तभी मेरे दिल का बोझ हल्का हो सकता है। तभी सोना चाय लेकर आ गई। रात के 9 बजे थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे आदित्य का इंतजार कर रहे थे। डिनर रेडी था, बस आदित्य के आने की ही देर थी, क्योंकि घर में दादी का एक रूल है कि सुबह का नाश्ता और शाम का खाना सभी साथ बैठकर ही खाएंगे। वैसे अक्सर वो भी इस समय तक आ जाता है, लेकिन आज ऑफिस में एक मीटिंग की वजह से उसे लेट हो गया। दादी, ये आदि कहाँ रह गया? ये लड़का कभी टाइम पर घर आता है, हमेशा काम ही करता है, ना हंसता है, ना ज्यादा बात करता है, और तो और घर आकर भी उसी लैपटॉप में लगा रहता है, जैसे वो लैपटॉप ना हो, इसकी बीवी हो, जिसे छोड़ने का दिल नहीं करता। मुझे रामदीन बता रहा था कि गाड़ी में बैठकर भी बस लैपटॉप ही चलाता रहता है। दादी की बात सुनकर अरमान हंसते हुए बोला, वो दादी, आप बीना कितनी फनी हो। लैपटॉप को भाई की बीवी बोल रही हो, वैसे सच कह रही हैं आप। कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि कहीं भाई लैपटॉप से ही शादी ना कर लें। इतना बोलकर अरमान बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हों। अक्षिता जी अरमान का एक कान पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, बिल्कुल सर, आपको तो जरूर डर लगता होगा कि कहीं आपका भाई लैपटॉप से शादी ना कर ले। मम्मा छोड़ो ना प्लीज, दर्द हो रहा है। भूलो मत, इस उम्र में भी जो तुम ये पूरा दिन आवारागर्दी करते रहते हो ना, आदि ने इससे भी कम उम्र में पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली थी, और 1 साल बाद ही उसे एशिया के टॉप बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिल गया था। साथ ही तुम्हारे पापा और बड़े पापा को ऑफिस से रिटायरमेंट भी दे दिया था, और तब वो भी कॉलेज में ही था। और एक तुम हो जिसे ऑफिस के नाम से भी डर लगता है। बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। मम्मी, थोड़ा जोर से खींचो ना इसके कान, मजा आ रहा है। आकृति ताली बजाते हुए बोली। हर्षिता जी, बस कर अक्षिता, छोड़ भी दे उसके कान। बच्चा है, क्या हुआ अगर कुछ बोल दिया तो? मजाक कर रहा है। दीदी, आप इसकी तरफदारी मत करिए, बहुत नालायक है ये, बस आपके सामने भोला बनता है। नहीं नहीं, बड़ी मम्मा, आपको तो पता है ना मैं कितना क्यूट हूँ। ये मम्मा मुझे हमेशा डांटती रहती हैं, क्योंकि भाई इनके फेवरेट हैं, और ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरमान बच्चों की तरह बहुत क्यूट बनते हुए यह सब बोल रहा था। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है मेरा बच्चा कितना क्यूट है, और मुझे ये भी पता है
कि अभी वो छोटा है, इसलिए जब टाइम आएगा तब वो भी ऑफिस जाएगा और अपने भाई से भी ज़्यादा नाम कमाएगा, है ना? हाँ बड़ी मम्मा, आप कितनी क्यूट मम्मा हो। और एक ये है हिटलर मम्मा। अरमान चुप कर जा, वरना तुझे बहुत पीटूंगी मैं। बस बस, घर को चिड़ियाघर बना के रखा है। और तू चुप कर जा अक्षिता, क्या बच्ची बन जाती है। और ये तो है ही नालायक, इससे तो क्या ही उम्मीद रखी जाए, निकम्मा कहीं का। दादी ने आखिरी लाइन अरमान को देखकर बोली, जिसे सुनकर वो चिढ़ गया और बाकी सब हंसने लगे। तभी आदि भी आ गया और सबने एक साथ मिलकर डिनर किया और सभी सोने चले गए। 2 दिन बाद सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सोना और आदि एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे थे, लेकिन आदि ने उसे एक बार भी नजर उठाकर देखने की जहमत नहीं की। हालांकि उसकी ये बेरुखी सोना को चुभती भी थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आता कि ये जो भी है उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसके सामने बैठा यह शख्स जो आज उसे एक नज़र भी देखना नहीं चाहता, वो कुछ दिन पहले सिर्फ और सिर्फ उसे ही आंखों में बसाना चाहता था, और उसने सब कुछ अपने हाथों से ही खराब कर दिया। तभी आदित्य ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अपना ऑफिस बैग उठाकर जाने लगा। तभी कुछ सोचकर रुका और बोला, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। ठीक है, लेकिन डिनर तक वापस आ जाना, वरना तेरी खैर नहीं। दादी अपनी चेयर से उठती हुई बोली। दादी, मैं डिनर पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी लंदन वाली ब्रांच के कुछ काम देखने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, इसलिए मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा, उससे पहले नहीं आ पाऊंगा। विनय जी, कब जाना है? आज 2 बजे की फ़्लाइट है, आज ही जाना है, वो भी 1 महीने के लिए। और तुमने हमें पहले बताना जरूरी भी नहीं समझा, अब बता रहे हो जब जाना है। हर्षिता जी नाराज होते हुए बोली, मम, आई एम सॉरी, इतना काम था कि मैं भूल गया। मेरा जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा। अब तो माफ़ कर दो मेरी प्यारी माँ, वो अपने कान पकड़कर बोला, जिससे हर्षिता जी एक पल में पिघल गईं। ओके, इस बार माफ़ किया, लेकिन याद रहे अगली बार बिल्कुल नहीं करूँगी। इतना सुनते ही आदि ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगा लिया। उसके बाद उसने दादी और बाकी सभी बड़ों के पैर छुए और अरमान आकृति को गले लगाया। सोना वहीं खड़ी हुई उसे देख रही थी, क्योंकि 1 महीने शायद अब वो उसे देख नहीं पाएगी, लेकिन आदि ने अभी भी उसे जब एक बार भी नहीं देखा तो उसकी आंखें भी लाख कोशिशों के बाद भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं, और उन्हें छिपाने के लिए वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य की नजरें तुरंत उसकी तरफ मुड़ गईं, जो उसे जाते हुए देख रही थी, और वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अपने कमरे में ना चली गई, या यूं कहें कि वो उसे दिखना बंद हो गई। आकृति अरमान से गले मिलकर और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आदित्य बाहर निकलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि शायद सोना उसे एक बार दिख जाए, क्योंकि उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था यूं सोना से बिना मिले चले जाना। क्योंकि वजह चाहे जो भी हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इस तरह अपने प्यार से दूर जाना उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो तो हमेशा ही इस तरह की मीटिंग्स के लिए देश से बाहर अक्सर जाता रहता है, लेकिन आज पहली बार था कि उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अगर उसका जाना इतना ज़रूरी नहीं होता तो वो कभी नहीं जाता। बस यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसने दरवाजे पर पहुंचकर फिर से पीछे मुड़कर ऊपर सोना के कमरे की तरफ देखा। इस बार भी जब वो नजर नहीं आई तो उसका दिल भर आया, लेकिन उसने कोई भी भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बाहर निकल गया। वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसमें बैठने से पहले एक बार फिर उस तरफ देखा जहां से सोना के कमरे की बालकनी दिखती थी, और इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। तो उसने गुस्से में अपना हाथ बहुत जोर से कार के दरवाजे पर दे मारा, जिससे उसके हाथ में खून निकल आया। जैसे ही अंदर बैठे ड्राइवर ने उसके हाथ से निकलते खून को देखा तो वह झट से गाड़ी से बाहर निकल आया। साहब, ये तो बहुत खून बह रहा है आपके हाथ से। 1 मिनट, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स देखा, लेकिन उसे नहीं मिला, तो वो घबराते हुए बोला, साहब
आप जल्दी अंदर चलिए, बहुत खून बह रहा है। गाड़ी में बॉक्स भी नहीं है। आदित्य को बहुत चोट लगी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि हाथ से कहीं ज्यादा दर्द इस वक्त उसके दिल में था, जो हर दर्द से बढ़कर था। ड्राइवर की बात सुनकर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और ड्राइवर को वहीं रुकने का बोलकर चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, इस वक्त उसे कोई भी हॉल में नजर नहीं आया, क्योंकि सब अपने कमरे में जा चुके थे। इसलिए वो बिना कोई समय गंवाए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे को खोल रहा था, तभी उसके सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और सोना अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकली। तो सोना की नजरें आदित्य की नजरों से टकरा गईं। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोना की आंखों में इस वक्त नमी थी, लेकिन ये आंसू किस लिए थे, ये सिर्फ उसे ही पता था। लेकिन जैसे ही सोना की नजर आदित्य के हाथ पर गई, वो जोर से चीखी, खून, खून निकल रहा है आपके हाथ से। इतनी चोट कैसे लगी आपको? ऐसे क्यों खड़े हैं आप? सोना ने झट से आदित्य का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। सोना के हाथों की छुअन से आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने सोना के हाथ को झटक कर अलग कर दिया और अपने कमरे में अंदर चला गया। लेकिन सोना को इस वक्त उसका गुस्सा नहीं, सिर्फ उसकी चोट दिख रही थी, इसलिए वो उसके पीछे ही अंदर चली गई। आदित्य अपनी डोर से कुछ ढूंढ रहा था, साथ ही बार बार दर्द से अपने हाथ को झटक देता। सोना पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो धीरे से बोली, आप ये ढूंढ रहे हैं ना? आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो सोना अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास आया और जैसे ही बॉक्स लेने को हुआ, सोना ने अपना हाथ झट से पीछे कर लिया और आदित्य का हाथ हवा में ही रह गया। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझे ये बॉक्स दो और जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे देखना तुम्हें पसंद नहीं है, तो प्लीज अपनी आंखों को तकलीफ मत दो और निकलो यहाँ से अभी। सोना ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, चले जाएंगे, पहले आओ अपनी चोट पर दवा लगवा लीजिए, बहुत खून बह रहा है। ये मेरी चोट है, इसलिए तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम होंगे। उसकी बातें सुनकर अब सोना को गुस्सा आने लगा, तो वो चिल्लाते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया आपका नाटक। हम कुछ बोल नहीं रहे तो कुछ भी बोलेंगे आप। अब चुपचाप यहाँ सोफे पर बैठिए, बिना कोई गुस्सा किए, और हमें देखने दीजिए चोट को। सोना ने हाथ पकड़कर आदित्य को सोफे पर बिठा दिया और वो भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह डांट सुनकर चुपचाप बैठ गया। इस बार उसने कुछ नहीं बोला। सोना उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसकी चोट साफ करने लगी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे चोट आदित्य को नहीं उसी को लगी हो। दोनों के बीच बस खामोशी ही थी। सोना कुछ सोचकर बोली, आप तो चले गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? क्या बात है, इतनी खुश थी मेरे जाने से कि मेरा वापस आना भी अच्छा नहीं लग रहा है? आदित्य अपने मन में बोला। सोना को जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दूसरा सवाल करने लगी, आपको चोट कैसे लगी, बताइए हमें। तुम जल्दी से दवा लगाओ, मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए। पूरा दिन नहीं है मेरे पास यहाँ बैठने के लिए। जाने की बात सुनकर सोना उदास होते हुए बोली, जाना जरूरी है क्या आपका, इतने दिनों के लिए? सोना की एक लाइन उसके दिल में हजारों सुकून भर गई। उसे लग रहा था कि केवल भाई उससे दूर जाना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर अब उसे लग रहा था कि सोना को भी उसका दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही बात सुनकर उसे अपने दिल से एक भार कम होता हुआ दिखाई दिया। बस यही तो वो चाहता था कि उससे सवाल करे कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। वो अपने चेहरे पर सख्ती लिए हुए ही बोला, हाँ इम्पोर्टेंट है, जाना पड़ेगा। वापस कब आएंगे आप? सोना ने आंखों में नमी लिए हुए पूछा। क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आदित्य के इस सवाल पर सोना उसकी आंखों में देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।